हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। होप यू ऑल विल फाइन। तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 जो चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड पार्ट है, और इसमें अपन जो आज पढ़ेंगे वो होगा कॉमर्शियल सेल्स या जिसको अपन बैटरीज कहते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग। जो बच्चे इन बिटवीन जुड़े हों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, तो हर चैप्टर में यही रूल रखें कि आप मेरे चैनल पे जाएं और वहां से लेक्चर नंबर डाले हुए 1 2 3 4। तो आप सीक्वेंस में जब उसको कंप्लीट करेंगे तो आप एक चैप्टर को कंसेप्ट वाइज अप टू जेई नीट लेवल बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी फिजिकल के चैप्टर हम ले रहे हैं उसमें सारे आपको बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दी गई है, और थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आपको ट्रिक के साथ बताया गया है, फॉर्मूले वगैरह कैसे आप याद करेंगे। तो आपको हर वीडियो के अंदर ट्रिक्स वगैरह सब मिलेगी, आप बस उसको सीक्वेंस से वॉच करिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। ओके, सो हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एंड पार्ट है, दैट इज कॉमर्शियल सेल्स या बैटरीज, यानी कि हमने इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिक, ये सारा स्टडी किया। बट अब कॉमर्शियली यानी कि डेली लाइफ के अंदर हमारे बैटरी का कितना इंपॉर्टेंस है, बैटरी का, वो यहाँ पे अपन को स्टडी करना है। क्या हम इन बैटरीज को डेली लाइफ में एज ए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में ले सकते हैं क्या? तो उसको अपन बोलते हैं कॉमर्शियल सेल्स, या सेल एक तरह से सिनोनिम्स ये बैटरीज का। ओके, तो देखिए इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं, तो इसमें ये याद रखना एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, और इन सबको अपन एज ए कॉमर्शियल सेल यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बैटरीज क्या है। जैसे आपके दिमाग में सेल, ठीक है, बैटरी, व्हाट आर बैटरीज? तो बैटरीज के लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन, ऐसे इतने जो इलेक्ट्रिकल सेल्स है वो एक लार्ज सेल हो सकता है, या सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को अपन अब सीरीज में जोड़ दे, छोटी छोटी सेल्स को, तो एक सीरीज बनी, या एक बहुत लार्ज इन्वर्टर टाइप आपका बड़ा सेल जो यूज होता हो, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी हो सकता है, इस आर कॉल्ड बैटरी। तो इस तरह की जो होती है उनको अपन बैटरीज बोलते हैं। और बैटरी का जो कंसेप्ट होता है वो मोस्टली गैल्वेनिक सेल, जिसको अपन डैनियल सेल या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी कह सकते हैं, या इसको अपन वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। तो इनमें से इस पे बेस्ड होती है वर्किंग। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम जो रूटीन में गैल्वेनिक सेल्स पढ़ते हैं उसमें दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होकर के उसमें सॉल्ट ब्रिज का, इसमें ये चीज इनबिल्ट कर दी जाती है बैटरीज के अंदर, तो अलग से आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए गैल्वेनिक सेल का भी एक मॉडिफाइड फॉर्म बहुत अच्छा, उसको अपन बैटरी कहते हैं, एंड इट इज बेटर। अब बैटरीज आगे आपको क्लासिफिकेशन, बैटरीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। बैटरी 3 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी बैटरी, जो अपन आगे अभी डिफरेंस भी लिखेंगे। प्राइमरी बैटरी जो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, और ये डिस्पोजल टाइप होती है। कि जैसे मान लो आपका पेंसिल सेल है, घर में आपने वॉल वॉच में काम में लिया, या आपने किसी और इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स में काम में लिया, तो एक बार अगर उसका केमिकल सारा खत्म हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो यूज एंड थ्रो जैसा होता है, तो उसको अपन प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। एक होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है, उसकी लाइफ भी अच्छी होती है, और इसमें सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, तो ये वोल्टेज भी अच्छे देगा, इसकी लाइफ भी अच्छी है, और ये रिचार्जेबल कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। इनको वापस चार्ज करके, जो घरों में इन्वर्टर वगैरह है तो आप उसको चार्ज करके वापस काम में ले सकते हैं। एक होता है फ्यूल सेल। ये मोस्टली रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह में जब बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर सैटेलाइट आपको जैसे अपलोड करना हो और रॉकेट के थ्रू जाना हो, तो उसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो वहाँ अच्छा ब्लास्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल सबसे बेस्ट माना जाता है। प्राइमरी में एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आउट ऑफ दिस व्हिच वन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, व्हिच वन इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी, व्हिच वन इज एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी आप उसी तरह से सीखें जैसे आप न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलेस याद करते हैं, क्योंकि इनके भी अपने क्वेश्चंस है सारे। प्राइमरी सेल्स में दो एग्जांपल्स, एक तो ड्राई सेल जिसको बोल सकते हैं, और ड्राई सेल का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में इस नाम से आता है, जिसको लैक्लेंसी सेल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सेकंड होता है मरकरी सेल्स। तो ये मरकरी और ड्राई सेल्स जो होते हैं वो प्राइमरी के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से सेकेंडरी सेल में जब आप जाएंगे तो एक तो मिलेगा वेरी फेमस, ज्यादातर क्वेश्चन आपका इस पे आता है, लेड स्टोरेज बैटरी बहुत फेमस है।
घरों में इन्वर्टर वगैरह में भी यूज होती है। और दूसरा होता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये थोड़ा सा कॉस्टली है बट अगेन यूज्ड एज सेकेंडरी सेल। और ये इसका अलग कंसेप्ट है जो विदाउट एनी पॉल्यूशन टाइप, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो आगे अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंपार्टमेंट से वर्क करेगा। तो ये हमारे पास बैटरी का क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप पहले इसका वीडियो पॉज करके इसको नोट्स बना दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो क्लासिफिकेशन के बाद अब अपन प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी बैटरी एंड, तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का होगा कि ये जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो नॉन रिचार्जेबल होगी, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, नॉन रिचार्जेबल होगी। जबकि सेकेंडरी बैटरी जो होती है इनको रिचार्ज किया जा सकता है, इसीलिए ऐसी बैटरी को रिचार्जेबल बैटरी बोलेंगे। ठीक है, वापस रीयूज कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स वो होगा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें सेकेंड जो इंपॉर्टेंट होगा यह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। इसमें एनर्जी कम मिलेगी, जो लगभग मैक्सिमम जो आपकी जो है वो 1.5 या 3 वोल्ट मैक्सिमम, हार्डली हमको लास्ट 3 वोल्ट तक मिल सकता है। जबकि इसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस्ड हो जाएगी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, और ये करीब 6 वोल्ट से लगा करके 12 वोल्ट्स तक जो है वो सीरीज में प्रोड्यूस कर सकती है, इन्वर्टर वगैरह हम जैसे यूज करते हैं। और थर्ड पॉइंट होगा शॉर्ट लाइफ, इनकी जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इनको शॉर्ट लाइफ कहा जाता है। इनकी एक्सपायरी डेट बहुत नियर 1 ईयर मैक्सिमम, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भी उसमें केमिकल का डिग्रेडेशन होगा, इसीलिए हमेशा पुराना सेल कम वर्क करता है। तो आप उसमें नया सेल जो होगा मैन्युफैक्चर बेटर रहता है, बाकी सेल ऑटोमेटिकली क्योंकि केमिकल है तो वो रिएक्शंस करेंगे तो डिग्रेड होगा ही होगा। तो इनकी शॉर्ट लाइफ होती है और लगभग 1 ईयर ही माना जाता है। और इसके अंदर जो है वो लॉन्ग लाइफ, इनको काफ़ी लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ। तो इसमें लगभग 25 ईयर्स तक लिखा हुआ, लेकिन कुछ टाइम तक तो यूज़ हो ही सकता है। ठीक है, अगर कोरोजन्स वगैरह नहीं हो तो वो इतना लेंथी खींच सकता है। तो ये हमारे पास में मेजर 3 डिफरेंसेस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में अगर आता है तो इसी तरह से आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अपन डिफरेंस के बाद 1 बाय 1 सेल का डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहले प्राइमरी बैटरी के सेल का डिस्कशन है। प्राइमरी बैटरी का सबसे पहला एग्जांपल है ड्राई सेल, और आपने देखा होगा ड्राई सेल का दूसरा नाम क्या था, लेक्लेंसी सेल भी है ना, तो इसको लेक्लेंसी सेल भी बोलते हैं। डिजाइन बहुत तरह की आती है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डिजाइन मिलेगी, कोई भी एक डिजाइन आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मान ली पेंसिल सेल जैसा है, ठीक है, और ये जो बीच में आपको दिख रही कार्बन रॉड, ठीक है, इसके सराउंडेड में जो पेस्ट है ये आपका MnO2 होता है ये वाला, और ये बीच में जो कार्बन है C ग्रेफाइट टाइप, तो ये C हो गया। ऊपर एक कैप होगी, वो कैप आपकी प्लस जो मेटल कैप कहलाएगी, प्लस का काम करेगी, ठीक है, मतलब मेटल कैप। और उसके बाद में जिंक जो होगा वो आपका एनोड, ये कैप आपकी कैथोड और ये आपका एनोड का काम करेगी जिंक, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। तो ये नीचे जो कोटेड आपको दिख रहा है दैट इज जिंक। ठीक है, तो एक आपका एनोड और एक पोर्शन पे आपका क्या हो जाएगा, कैथोड। अब इसमें जैसे ही आप इसको सेल को यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर क्लॉक, ट्रांजिस्टर या टॉयज वगैरह में भी यूज होते हैं, छोटे पेंसिल सेल आपकी रिमोट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला ब्लू कलर का, दैट इज कॉल्ड पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2, NH4Cl और ZnCl2। ठीक है, तो इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो ये पूछ सकते हैं ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल, कोई भी सेल के लिए 3। तीसरा ओनली केमिकल रिएक्शन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के अंदर, ओनली केमिकल रिएक्शंस, और एक यूजेस हो सकता है। तो लेवल डायग्राम भी आपको अच्छे से आ जाए। फिर ये सेल वर्क कैसे करता है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है,
तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिख, तो इसीलिए स्टेप 1 में आप लेवल डायग्राम बनाएंगे, स्टेप 2 में आप केमिकल रिएक्शन देंगे, स्टेप 3 में आप उसके यूजेस के बारे में एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे एट एनोड, हमेशा एनोड की रिएक्शन पहले लिखनी है, क्योंकि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे जिंक क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जैसे ही इसकी फंक्शनिंग शुरू होगी तो सारा केमिकल एक्टिव हो जाएगा और ये केमिकल MnO2 जो मैंगनीज ऑक्साइड है आपका ग्रेफाइट के सराउंडेड में, कार्बन के सराउंडेड में, ये आपका जो आपने पेस्ट काम में लिया, पेस्ट मतलब इसमें थोड़ा बहुत एक्वस टाइप है, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा NH4+ Cl-। तो ये जो NH4 इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो MnO2, ठीक है, तो ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, MnO2 के कांटेक्ट में NH4+ और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे आपके पास में, ईच NH4 एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपना आप ही बैलेंस करेंगे तो आप 2 कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन, ये जो NH4 जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक तो खुद तो NH3 बना देगा और एक जो H+ होगा ये आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके OH बना देगा। देखो MnO और ये OH ब्रैकेट में आ गया और रिलीज क्या हो गया, NH3। जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप देखेंगे NH3 जो होता है वो लिगेंड का काम करता है, लुईस बेस का काम, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर होते हैं। और जिंक जो होता है वो लुईस एसिड का काम करता है क्योंकि ये +2 डेफिशिएंट है। तो ये और इसके 4 मोल अमोनिया जो लुईस बेस का काम, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ZnNH3 4 और 2+। और जब कोई स्टेबल, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, और जब किसी स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी इस सेल में लगभग 1.5 वोल्ट तक प्रोड्यूस होती है इस स्टेबल कॉम्प्लेक्स के साथ में। इस सेल का यूज कहाँ किया जा सकता है, ठीक है, एक तो ट्रांजिस्टर में आप इनका यूज कर सकते हैं, वॉल घड़ियां वगैरह जो लगाते हैं वॉल पे, क्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। आजकल जो रिमोट कार वगैरह या रिमोट टॉयज आते हैं जितने भी, उनमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिमोट वाले टॉयज, और टॉयज में डायरेक्ट भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स लार्ज कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए। तो ये है ड्राई सेल का कंप्लीट डिस्कशन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन प्राइमरी बैटरी का सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसको अपन मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। मर्क्यूरी सेल का लेवल डायग्राम कैसा बनेगा, तो इस तरह से पहले एक छोटा सा सिलेंडर टाइप बना दीजिए बॉक्स, ठीक है, और उसके अंदर एक ग्रेफाइट, जो ये ब्लैक आपको जो दिख रहा है ये कार्बन जो कैथोड का वर्क करेगा, उसके ऊपर वापस वही मेटल कैप आ जाएगी। अब ये जो पूरा आपको टब दिख रहा है, यानी कंटेनर जो दिख रहा है आपको, ये कंटेनर जिंक का, जिंक की लेयर बनी हुई पूरी, और इस जिंक की लेयर के बीच में एक डॉटेड लाइन आपको जो दिख रही है ब्लू कलर के अंदर, ये आपका पोरस पेपर लाइनिंग से, ताकि वो इसको सेपरेट रख सके सॉल्यूशंस को। तो इसमें, और ये जो बीच में रेड कलर में डॉटेड है ये आपका पेस्ट मतलब थोड़ा सा विस्कस HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड एक्वस KOH थोड़ा सा कर दें तो पेस्ट टाइप बन जाएगा। तो इन दोनों का मिक्सचर होगा HgO एंड KOH, ठीक है, और KOH आगे जाके फिर हल्का सा मॉइस्ट रहेगा तो आयोनाइज्ड हो जाएगा K+ और OH- में। तो OH- हमारा रिएक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम रिएक्शन देखेंगे। तो ये तो हो गया इसका लेवल डायग्राम। इसमें जो जिंक होती है वो आपका एनोड का वर्क करेगा ना। अब केमिकल, ये तो लेवल डायग्राम हो गया, इस तरह से बनाना है। और केमिकल रिएक्शंस देखिए, जिसमें पहला है एट एनोड। एनोड पे सबसे पहले कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक। तो जिंक जो होता है इसको अमलगम की फॉर्म, अमलगम मरकरी का कॉमर्शियल नेम, तो जिंक अमलगम हो गया। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, तो मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मरकरी इज कॉल्ड जिंक अमलगम। तो ये जो जिंक अमलगम है आपका, अमलगम, ये जो एक्वस KOH के जो OH- आयन है जो लुईस बेस का वर्क कर रहे हैं और इनके साथ रिएक्शन करेगा तो ZnO बन जाएगा, और ZnO बनने के बाद चूंकि ये OH है तो OH H2O निकल जाएगा और जिंक ऑक्सीडाइज होकर के अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये जो मरकरी, ये तो पेस्ट की फॉर्म में है, कैथोड पे क्या होगा, जितना भी आपका HgO, तो कैथोड पे आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेना सॉलिड फॉर्म में, और वाटर ऑलरेडी उसमें फॉर्म्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे, तो मर्क्यूरी ऑक्सीजन इसमें से फ्री हो जाएगी, वापस OH बना दे, H2O2 बनेगा, और H2O2 के 2 मोल ये वापस रिसाइकल में चले जाएंगे इसके OH, और यहाँ क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी
लिक्विड फॉर्म्स के अंदर, यानी कि जिंक अमलगम की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में अपन कह सकते हैं जिंक अमलगम की रिएक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड से कराएंगे सॉलिड से, तो स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। और मैंने कहा किसी भी रिएक्शन में जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो हमेशा साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, और मर्क्यूरी सेल के लिए जनरल एनर्जी का जो रेंज है वो 1.35 वोल्ट के आसपास होगा, और साथ में मर्करी हमेशा लिक्विड स्टेट में निकलेगी, ये ध्यान रखना है, और ई की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इस सेल का यूज क्या होता है, तो इसमें हियरिंग एड्स, कान में जो मशीन लगाते हैं सुनने के लिए, हियरिंग एड्स में हो सकते हैं, और वॉचेज जो इलेक्ट्रिक वॉचेज जो होती है उनमें भी इनका यूज, इसको एक बटन सेल, बहुत कॉमन लैंग्वेज में इसको मर्करी सेल को बटन सेल कहते हैं, बहुत सिल्वरिश टाइप आते हैं छोटे छोटे, जो आप लेजर लाइट वगैरह में भी यूज करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट प्राइमरी बैटरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी कह सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको चूंकि इसमें एसिड यूज होता है इसीलिए कुछ बुक इसको लेड एसिड स्टोरेज बैटरी भी कहती है, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब इसका देखो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एनसीईआरटी का डायग्राम काफी टिपिकल सा है, 3D में दे रखा है, तो उसका ये इजीएस्ट फॉर्म है, तो एग्जाम वगैरह में आप ये वाला बना सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह की डिजाइन याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले तो आप एक प्लास्टिक या बहुत ही जिसमें कोरोजन नहीं हो ऐसा एक प्लास्टिक का बॉक्स लेंगे पूरा, और उसके अंदर दो तरह की डिजाइन इसमें ऐड करनी। एक तो सिलेंड्रिकल आपको जो दिख रहा है ये, ठीक है, जिसको पीबीएस सिलेंड्रिकल जो आपको दिख रहा है, इसमें अपन ये एनोड की तरह लेंगे, और इसमें जो मोस्टली जो बाउंड्री बनाई जाती है, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये लेड एंटी मनी ग्रिड बोलते हैं इसको। इसका पूरा कोड बता कि कोरोजन नहीं हो क्योंकि ये एसिड के अंदर रहेगी, तो लेड ग्रिड एंटी मनी के साथ में इसका ये एरिया बनाया। जैसे अपना ये मार्कर है तो मार्कर के अंदर अपन इंक फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इंक फिल कर सकते हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल्स है इसके अंदर इसको जो कोट है बाहर का वो आपका लेड एंटी मनी ग्रिड जो स्पंज, और इसके अंदर लेड स्पंज भर देते हैं पाउडर फॉर्म में। तो ये जो पीबीएस पाउडर है वो इसके अंदर जितने भी आपके सिलेंड्रिकल्स होते हैं इसके अंदर पीबी लेड सॉलिड भर देते हैं, और ये एनोड का काम करेगा। अल्टरनेट करना, ठीक है, एक तरफ एनोड और कैथोड, जो कैथोड जो होती है वो प्लेट जैसी होगी आपकी, ठीक है, और इसके अंदर लेड ऑक्साइड एज ए स्पॉन्जी प्लेट सेट कर देते हैं इसमें। तो ये आपकी जितनी भी दिख रही है ये सारी PbO2 है, ये ध्यान रखना है, और इनको एक कनेक्टिविटी दे दीजिए माइनस प्लस, तो ये आपकी एक सेल की डिजाइन तैयार होगी। और फिर इन प्लेट को डिप करना है किसके अंदर, वो है डाइल्यूट H2SO4, ये लेकिन डाइल्यूट इतना ही होना चाहिए कि 38% तक डाइल्यूट रखना है उसको, ठीक है। और इसकी जब 38% डाइल्यूट करते हैं तो इसकी डेंसिटी जो होती है 1.31, ध्यान रखिएगा 1.31 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वक्त सेल को रिचार्ज माना जाएगा, लेकिन जैसे ये डेंसिटी रिएक्शन के दौरान अगर 1.20 तक पहुंच जाती है तो आपका सेल डिस्चार्ज माना जाएगा, और फिर उसको वापस से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ लेवल डायग्राम। अब ये सेल वर्क कैसे करता है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन से आपको पता लगेगा ये सेल कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारे जो सिलेंडर के अंदर जो पीबी है उसके अंदर, क्योंकि ये पोर्स होते हैं इसके अंदर, जो स्पॉन्जी टाइप होता है तो पोर्स होते हैं, तो उसमें H2SO4 एंटर हो जाता है। तो सबसे पहले तो 38% H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन में आपका इस पूरे बैटरी के अंदर जो H2SO4 रहेगा वो आयोनिक फॉर्म में रहेगा, एचाइन और SO4 की फॉर्म में, सल्फेट आइंस की फॉर्म में। अब रिएक्शन जैसे ही आप इसका कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज करनी है, तो ये केमिकल सारे रिएक्शन करना शुरू करेंगे। तो एट एनोड, हमेशा एनोड पहले लिखना होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और सेकंड आप रिडक्शन लिखेंगे कि वहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑक्सीडेशन लिखना है, ये ध्यान रखना है, कहीं भी लिखे तो ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन। तो ये लेड, इसके जैसे ही H2SO4 के कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो SO4 माइनस आइंस है वो इस लेड से PbSO4 बना देंगे, और लेड के जो, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो लेड अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये तो होगी एनोड पे। फिर इसी टाइम कैथोड जो प्लेट आपको रेड कलर में दिख रही है वहाँ पे रिडक्शन होगा, उसमें जो PbO2 है, क्योंकि ये सारा स्पॉन्जी PbO2 है जो इसमें फिट किया हुआ प्लेट में, PbO2 जो होगा वो भी आपका SO4 से रिएक्ट करेगा और एचाइन से भी रिएक्ट करेगा। तो ये एचाइन तो जो होंगे वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट कर लेंगे, और Pb जो होगा वो SO4 से। तो PbSO4 तो वापस Pb और SO4 तो वापस PbSO4 बनाएंगे,
और जो साथ में O2 आपको दिख रही है ये H आयन से रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, 2H2 बैलेंस कर सकते हैं इसको, 2H2 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जब कैथोड की रिएक्शन हो रही होती है तो उसके साथ में लार्ज अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस होता है, और आप जानते हैं वाटर जब प्रोड्यूस होगा तो ये H2SO4 की जो 38% कंसंट्रेशन है उसको डाउन कर देगा, क्योंकि जितना वाटर बनता जाएगा तो ये H2SO4 डाइल्यूट होता जाएगा, और जब इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक आ जाएगी तो फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिसको हम बैटरी डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इतनी डेंसिटी से इतनी डेंसिटी कम हो जाती है तो डेंसिटी डिक्रीजेस गिव्स सेल इज डिस्चार्ज एंड डेंसिटी इंक्रीजेस गिव्स सेल इज चार्ज्ड या रिचार्ज, ठीक है। तो ये आपके, अब इसको दोनों को मिलाकर ओवरऑल रिएक्शन अगर अपन देखें तो क्या कहलाएगी, पीबी सिलेंड्रिकल में आपका पीबी हो गया, PbO2 ये कैथोड प्लेट्स हो गई, और H2SO4 के अंदर जिसमें ये डिप है, और ये H2SO4 हमारा कितना है 38%, और इस वक्त इसकी डेंसिटी कितनी है 1.31। फिर इससे PbSO4 बनेगा, फॉरवर्ड चलेगी रिएक्शन, H2O आएगा, डाइल्यूट होते होते इसकी रिएक्शन जो होगी, जैसे ही आपका वाटर बढ़ेगा तो H2SO4 की डेंसिटी आपकी 1.20 रह जाएगी, ठीक है, और साथ में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी में भी अलग अलग लॉजिक है, जैसे अगर आप सिर्फ एक ही कैथोड और एक ही एनोड लगाते हैं तो लगभग 2 वोल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इंडिविजुअल अगर एक ही कैथोड एनोड रहेगी तो इसमें क्या करते हैं, सीरीज में बहुत सारी लगा देते हैं, तो ईच प्लेट जो होगी वो 2 वोल्ट देगी। तो लगभग इसमें अगर अपन सीरीज में लगाएंगे तो 6 to 12 वोल्ट तक हम इस सेल को अरेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत ही यूजफुल एक लेड स्टोरेज बैटरी होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन अलग से, तो 3 क्वेश्चन पहले तो नॉर्मल बनेंगे। लेवल डायग्राम ऑफ स्टोरेज बैटरी, नंबर 1, ओनली केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये हो गया एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एक अलग से आती है कि इस सेल को जब रिचार्ज करते हैं तो उस वक्त कौन सी रिएक्शन, सिंपल सा जो आपने लिखा है इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। तो सेल रिचार्ज रिएक्शन अलग से पूछ सकते हैं आपको। तो ये PbSO4 बना था तो वापस वाटर की, और चूंकि रिचार्ज करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी में वापस डिसोसिएशन हो जाएगा वाटर का, और ये वापस इससे रिएक्ट करेगा तो PbO2 और H2SO4 बना देगा 4 मोल तक, और H2SO4 की वापस आपकी डेंसिटी कितनी पहुंच जाएगी 1.314 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेल आपका वापस रिचार्ज हो जाएगा। तो ये रिचार्ज की रिएक्शन आपको अलग से लिखनी हो सकती है। फिर यूजेस की बात करें तो जितने भी व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स में जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है, और घरों में जो अपन इन्वर्टर्स वगैरह यूज करते हैं ऑफिस वगैरह में, उसमें भी ये सीरीज ऑफ बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। तो स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाली है। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, कंपटीशन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ ध्यान से याद रखिएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी बैटरी का जो सेकंड एग्जांपल है लेड स्टोरेज के बाद में, दैट इज निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी का डायग्राम आपको इस तरह से मिलेगा, एक थोड़ा सा 3D में बताया, ठीक है। इसमें एक तो आपकी पॉजिटिव प्लेट्स होगी, और उसके बाद बीच में जो सेपरेटर्स डालते हैं ताकि कंडक्टिविटी आपस में डिस्टर्ब ना हो, और इसी के बीच में आपकी नेगेटिव 2 तरह की प्लेट होगी। और इसमें से जो सेल रिएक्शन में देखेंगे तो कैडमियम जो होता है ये तो आपका वर्क करेगा एनोड का, और जो निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड है ये आपकी वर्क करेगी कैथोड का। जैसे ही आप इसमें केमिकल्स रिएक्शन करेंगे तो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, दैट इज कैडमियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगी, कैडमियम ऑक्साइड, और ये 2 रह जाएगा तो कैडमियम डाइहाइड्रोक्साइड फॉर्म, और साथ में H2O फॉर्मेशंस होगा। इसमें भी वही H2O फॉर्मेशन से इसका डेंसिटी कम होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसके साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये सेल थोड़ा सा कैडमियम वगैरह होने की वजह से एक्सपेंसिव होता, तो ज़्यादातर बहुत पॉपुलर नहीं है, एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको ज़्यादा, बाकी एज ए निकल कैडमियम एज ए सेकेंडरी बैटरी यूज हो सकती है, ये भी वापस रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से कॉमर्शियली ये ज़्यादा फेमस नहीं है। तो आप इस तरह से एक ओवरऑल रिएक्शन जो है वो केमिकल की दे सकते हैं। इसकी रिप्लेसिंग में जो अपन मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं वो आपकी लिथियम बैटरी यूज होती है। आप देखेंगे बहुत ही फेमस नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं लिथियम बैटरीज, ठीक है। तो ज्यादातर मोबाइल वगैरह में इसकी जगह रिप्लेसिंग में लिथियम बैटरी यूज होती है। लिथियम बैटरी का फायदा है, एक तो ये लाइट वेट होती है, हल्की रहती है तो ज्यादा वेट नहीं बढ़ाएगी, तो एक तो लाइट वेट होती है पहली चीज। दूसरा, इसमें लिथियम जो खुद है वो एक एनोड का काम करेगा लिथियम, और इसके साथ में जो MnO2 होता है वो आपका कैथोड का वर्क करता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिथियम पर क्लोरेट जो है
वो वर्क करेगा और इससे फिर आपके पास में लिथियम ऑक्साइड एंड एक्सेट्रा बनेंगे। तो ये आपका केमिकल जो है वो लिथियम बैटरी के अंदर एज ए कंपोनेंट यूज होते हैं और इसमें कंपाउंड बन जाएगा स्टेबल, जिसको LiMnO2 बोल देंगे और इसके साथ में लार्ज अमाउंट में आपकी क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और ये एनर्जी लगभग 3 वोल्ट के आसपास आ जाती है। तो इससे तो ज़्यादा बेटर है, एक्सपेंसिव भी नहीं है और लाइट वेट है और इजीली अवेलेबिलिटी भी है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो है फ्यूल सेल, जिसमें एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। इसमें स्टूडेंट्स 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं टोटल, जिसमें से एक जो साइड कंपार्टमेंट है उसमें हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में फिल करेंगे और एक जो दूसरी साइड में इसमें ऑक्सीजन एज ए लिक्विड फॉर्म में फिल करेंगे और बीच में एक साइड में आपका ऑक्सीजन साइड वाला कैथोड कंपोनेंट्स हो जाएगा और दूसरी साइड में एनोड पोर्स हो जाएगी, ये जो बीच में आपको लाइंस दिख रही है। और इन बिटवीन जो थर्ड कंपार्टमेंट्स है इसमें कंसंट्रेटेड KOH या NaOH इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। और ये आपका कनेक्टिविटी हो जाएगी कैथोड और एनोड की। अब जैसे ही इसमें सेल की रिएक्शन शुरू होगी तो सेल वर्क, ये तो इसका लेवल डायग्राम हो गया और लेवल डायग्राम के बाद में ये सेल वर्क कैसे करेगा, तो सेल वर्क के लिए एट एनोड, वही सेम एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा आपका और ऑक्सीडेशन में जो हाइड्रोजन लिक्विड है वो आपकी जैसे ही इसके अंदर एंटर होगी तो यहाँ पे जो बेसिक के OH माइनस आयन है वो इससे रिएक्ट करके 4H2O और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और इस साइड से जैसे ही आपकी इसमें ऑक्सीजन, तो कैथोड पे जो होगी ऑक्सीजन एंटर करेगी और जितना भी आपका वाटर फॉर्मेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये 4OH वापस बना देगी। तो ये रिसाइकलिंग होकर के एक बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलेगी, जिसको ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर H2O2 gives 2HO लिक्विड एनर्जी और ये करीब करीब 83% के आसपास अपनी टोटल एनर्जी का जो है वो अपन को प्रोड्यूस कर सकता है। केमिकल का 83% के आसपास ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और इसको रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह में, सैटेलाइट वगैरह जब भेजने हो तो लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा कहीं पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो फ्यूल सेल, और इस फ्यूल सेल की खास बात होती है कि एक तो इसमें कार्बन जैसी कोई भी कंटेंट इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये पॉल्यूशन फ्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है पॉल्यूशन फ्री सेल होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन पॉल्यूशन फ्री होता है तो इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है और ज़्यादा वेट के जहाँ पे आपको रॉकेट वगैरह लॉन्च करने होते हैं तो दिस वन इज द बेस्ट कॉमर्शियल सेल फॉर दैट। यस स्टूडेंट्स, एट द एंड एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको कोरोजन बोलते हैं अपन, और कोरोजन मींस एक मेटल का डिग्रेड होना एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप अ मेटल का डिग्रेडेशन होना, किससे, गैसियस और H2O की जो वेपर होती है उनके प्रेजेंस में इन एयर टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। तो दूसरे कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन एक कंपाउंड है Fe2O3.3H2O, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। तो एटमॉस्फेरिक जो कंटामिनेशन है उसकी वजह से रिएक्शंस करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। इसमें आपके पास आयरन की एक रॉड है, इसमें आयरन जो है वो एनोड का काम करता है आयरन रॉड पे, और इसके ऊपर ये आपको जो देखिए एक ड्रॉप बना दी गई वाटर की ड्रॉप है और ये यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन जो आयरन और वाटर ड्रॉप के बीच में हो रही है। आयरन के एनोड का वर्क करेगा तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, बीच में रस्ट जो फाइनली रस्ट जो बनती है ये वाली, ये आपको साइड में एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया। यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है वो 4H+ जो वाटर डिसोसिएट होगा H+ और OH- में, उसके रेस्पेक्ट में Hi, और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक की है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी जो वाटर आपको देगा और उससे आपका और H2O बनेगा और कंटिन्यू ये कोरोजन चलता रहेगा। अब इसको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए देखिए इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले Fe जो सॉलिड फॉर्म है आयरन रॉड में है वो आपका ऑक्सीडाइज होकर के Fe2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर का जो डिसोसिएट H+ आयन है वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे तो 2-2 हो जाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेके और H2O बनाएगा और H2O कंटिन्यू H+ प्रोड्यूस करता रहेगा और रस्टिंग होती रहेगी। फाइनली जो Fe2+ है वो H2O जो आपका फॉर्मेशन हुआ और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना देगा और ये फेरिक ऑक्साइड मॉइस्चर को क्रिस्टल में एब्जॉर्ब करता हुआ Fe2O3.3H2 जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं या ओवरऑल रिएक्शंस आप लिख सकते हैं और ये इसका रिप्रेजेंटेशन कोरोजन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके अंदर टोटल लेक्चर आपके 10 लेक्चर है
और जो भी बच्चा इसकी स्टडी करे वो 1 to 10 तक कंटिन्यूएशन में इसको और उसके नोट्स बनाइए पूरे, तो आप इसको और सब पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको ट्रिक्स बताई गई है याद करने की, कंसेप्ट को क्लियर किया गया है और हर फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हर वीडियो में मिलेगी। तो इसको पूरा अच्छे से अप टू एंड तक सारा वॉच करिए सब वीडियो को, तो यू विल गेट श्योरली अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू, पढ़ते रहिए।